हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेटिंग स्कोर किस गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। रेटिंग स्कोर ये लागू किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो केरल गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या लागू किया गया है, रेटिंग स्कोर लागू किया गया है। और इस रेटिंग स्कोर के अंदर क्या किया जाएगा कि जो टाइम पर कर भुगतान करने वाले, जो टाइम पर टैक्स देते हैं, टाइम पर जो टैक्स देते हैं, टैक्स का भुगतान करते हैं, वे जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या एक रेटिंग स्कोर जारी किया जाएगा। ये रेटिंग स्कोर उनके लिए लागू कर दिया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये रेटिंग स्कोर लागू किया गया है टाइम पर कर का भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए। देखिएगा, अब बात आती है केरल की। तो केरल के बारे में देखते हैं, केरल के सीएम कौन है। तो जो पिनरई विजयन है वो केरल के सीएम है। पिनरई विजयन केरल के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। और हाल ही में जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के अंदर स्थापित किया गया था। और ये जो ग्राफीन है ये क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है उसका जो सबसे छोटा रूप, सबसे दुनिया का सबसे ज्ञात जो सबसे पतला और महीन जो पदार्थ है वो क्या है? ग्राफीन है। और इसका नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल के अंदर इसका नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। अब देखिएगा कि जो एसडीजी जो इंडेक्स है इसके अंदर टॉप कौन सा राज्य रहा है? तो जो केरल है ये एसडीजी इंडेक्स में टॉप कौन रहा है? केरल इसमें टॉप पर रहा है। और जो वैज्ञानिक बर्ड एटलस है, भारत का पहला जो वैज्ञानिक पक्षी एटलस है ये कहाँ पर खुला है? तो वैज्ञानिक पक्षी एटलस ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि जो तिरंगा पहल है इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो जो तिरंगा पहल है इसका संबंध भी केरल राज्य से है। और इस पहल के द्वारा क्या किया गया है? इस पहल के द्वारा रैपिड स्क्रीनिंग करवाई गई है। रैपिड स्क्रीनिंग करवाई गई है कहाँ पर? केरल राज्य के अंदर रैपिड स्क्रीनिंग करवाई गई है तिरंगा पहल के तहत। ठीक है। और देखेगा कि जो 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका आयोजन भी केरल के अंदर किया जाएगा। कौन सी? तो 2023 में जो पहली विश्व बधिर चैंपियनशिप है, बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भी केरल के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है वो केरल का कौन सा गांव बना है? तो जो कुंबलांगी गांव है, कुंबलांगी गांव केरल का है, ये क्या बना है? तो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? ये है कुंबलांगी गांव केरल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर है, ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है। और जो पद्मशैली पुरस्कार है उनकी स्थापना करने की घोषणा भी किसने की है? तो पद्मशैली पुरस्कार की घोषणा करने को स्थापित करने की घोषणा भी केरल सरकार के द्वारा की गई है। और ट्रांसजेंडर जो हैं उनको एनसीसी के अंदर प्रवेश देने की अनुमति भी किस हाई कोर्ट ने दी है? तो केरल हाई कोर्ट ने दी है। एनसीसी के अंदर ट्रांसजेंडर को प्रवेश की अनुमति दी है। उसके बाद है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने अपना 8वां टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। बात आती है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट की। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट
तो ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड के अंदर। अब बात आती है नीदरलैंड की, तो जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सना मारीन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। और जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड के अंदर हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। और ये कौन सा 2022 के अंदर इसका कौन सा एडिशन आयोजित हुआ है? तो इसका 84वां एडिशन इसका 2022 में एडिशन इसका आयोजित हुआ है। जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है ये 2022 के अंदर इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन इसके 2022 के विजेता हैं। और ये जो मैग्नस कार्लसन है इन्होंने ये अपना आठवीं बार ये खिताब जीता है। 8वीं बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, खिताब जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन के द्वारा ये 8वीं बार ये खिताब जीता गया है। और इस जो ये टूर्नामेंट है इसका कौन सा एडिशन था 2022 में? तो 84वां एडिशन इसका था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो DRDL है उसके निदेशक हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? क्या है? DRDL। DRDL इसके हाल ही में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इसके निदेशक नियुक्त किया गया है GA श्रीनिवास मूर्ति को। GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL के निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो ये DRDL है ये क्या है? तो ये एक DRDO की लैब है। DRDO की लैब है ये DRDL, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये इसकी DRDO की एक लैब है जिसके हाल ही में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? GA श्रीनिवास मूर्ति को इसके निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो DRDO है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। 1958 को इसकी स्थापना होती है। और हाल ही में 1 जनवरी को इसने अपना 64वां स्थापना दिवस भी मनाया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो अजीत सतीश रेड्डी हैं वो DRDO के अध्यक्ष हैं। जो पंजाब है, पंजाब के अंदर अभी चुनाव होंगे, पंजाब में अभी चुनाव होंगे, तो वहां पर क्या किया है कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वहां की जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पंजाब की, उन्होंने जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए एक चुनावी शुभंकर का अनावरण किया है। चुनावी शुभंकर जो है उसका अनावरण किया गया है। पंजाब के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो जो चुनावी शुभंकर है उसका नाम क्या है? तो वो है सेरा। चुनावी शुभंकर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो जो पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके द्वारा चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया है। तो अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। और यहाँ के CM कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM है। और ये पहले दलित CM है पंजाब के। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो सेम है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 17 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। ठीक है। जो यहाँ की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा है
उसको पंजाब सरकार के द्वारा क्या दिया गया है, राज्य उत्सव का टैग किसको दिया गया है, राज्य उत्सव किसको घोषित किया गया है, जगन्नाथ रथ यात्रा को, जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको पंजाब का राज्य उत्सव घोषित किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। और जो 23वां जिला है इसने अपना कौन सा बनाया था, तो पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना है, मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला बना है। और ये कौन से किससे अलग होकर बना है, तो संगरूर से अलग होकर बना है, मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला बना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में स्टील उत्पादन में टॉप कौन है, तो जो विश्व में स्टील उत्पादन में टॉप कौन है, तो इसके अंदर टॉप है चीन, चाइना इसके अंदर टॉप है। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो अपना भारत इसमें सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, विश्व उत्पादन में जो विश्व में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन होता है। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, अपना भारत है। तो जो वांग यापिंग है उसका संबंध कहाँ से है, तो जो वांग यापिंग क्या है, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी अंतरिक्ष यात्री महिला हैं। वांग यापिंग जो कि अंतरिक्ष में ये चली हैं अभी हाल ही में। ये वांग यापिंग कहाँ से बिलोंग करती हैं, चीन से। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग चीन की राजधानी है। और जो शीतकालीन ओलंपिक हैं 2022 में, उनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, उनका आयोजन भी बीजिंग चाइना के अंदर ही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो HPCL है, जो HPCL एक कंपनी है, ये कैसी कंपनी है, तो महारत्न कंपनी है ये HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल महारत्न कितनी महारत्न कंपनी है, तो 11 महारत्न कंपनी है। और जो नवीनतम है वो कौन सी है, तो नवीनतम महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस, एक नवीनतम महारत्न कंपनी है। और उसके बाद देखिएगा कि जो HPCL है इसने क्या किया है, HPCL ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर एक लॉन्च किया है। गैर ईंधन खुदरा स्टोर इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है हैप्पी शॉप। इसका नाम क्या दिया गया है, हैप्पी शॉप, इस स्टोर का नाम दिया गया है। और ये इन्होंने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो एक महारत्न कंपनी है, ये हैप्पी शॉप लॉन्च किया गया है। और इसका जो मकसद होगा, इसका जो उद्देश्य होगा, ये क्या होगा कि जो भी परिवार चलाने के लिए जो भी दैनिक आवश्यकता की जो चीजें होती हैं, वे सभी इस शॉप पर, स्टोर पर उपलब्ध होंगी, इनको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जो ईंधन वगैरह है वो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जो गैर ईंधन खुदरा स्टोर है ये। उसके बाद देखिएगा कि जो ये HPCL है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1974 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1974 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो MK सुराना इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। देखते हैं जो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर है, तो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया, पहला तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया, तो ये डिगबोई असम के अंदर खोदा गया था। डिगबोई असम में है भारत का पहला तेल का कुआं। ठीक है, और ONGC जो है ये एक नेचुरल गैस की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो पेट्रोल है, इसकी गुणवत्ता का जो मापन होता है वो पेट्रोल की जो गुणवत्ता का मापन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। ठीक है, ओपेक जो है ये एक जो तेल वाले जो समूह हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ओपेक का
हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो वियना है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो डैन्यूब नदी के किनारे है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, और ये जो गैर ईंधन खुदरा स्टोर है ये कहाँ कहाँ पर खोले गए हैं, तो विशाखापट्टनम और मुंबई के अंदर 2 स्टोर ये खोले गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जो सेना की उत्तरी कमान है उसके प्रभारी कौन बने हैं। सेना की जो उत्तरी कमान है, उत्तरी कमान के प्रभारी किसको नियुक्त किया गया है, तो जो उपेंद्र त्रिपाठी हैं, उपेंद्र द्विवेदी को क्या किया गया है, सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब बात आती है सेना की, तो देखिएगा आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। बात आती है नेवी की, तो नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है। और जो विवेक राम चौधरी के कौन है, तो एयर फोर्स के जो हेड है वो कौन है, विवेक राम चौधरी इसके एयर फोर्स के हेड है। और इसका मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी इसका मोटो है। और जो आर्मी है इसका मोटो क्या है, तो सर्विस बिफोर सेल्फ वो आर्मी का मोटो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक से जो ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक थे, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक किसको नियुक्त किया गया था, तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, जिनको क्या नियुक्त किया गया था, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक इनको नियुक्त किया गया था। और हाल ही में इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक उर्जित पटेल थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो उर्जित पटेल है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई की बात आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कौन से एक्ट के तहत होती है, तो 1934 का एक्ट होता है जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना होती है 1935 के अंदर, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया। ठीक है, और जो इसके फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। और ओसबोर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। लेकिन अगर बात आ जाए कि फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, और अगर आए कि जो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में। ठीक है, और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण मतलब इसका नेशनलाइजेशन कब किया जाता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है। और आरबीआई का जो इसकी जो कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, तो जो यंग हिल्टन कमीशन है, यंग हिल्टन आयोग है, इसकी सिफारिश पर इसकी आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो टाटा पावर है उसके साथ किसने समझौता किया है, एसबीआई ने। टाटा पावर और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है टाटा पावर का। जो एसबीआई है, एसबीआई की बात आती है तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो जो दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में एसबीआई के हेड हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच टाटा पावर और एसबीआई के बीच जो ये समझौता हुआ है, किस बात को लेकर ये समझौता हुआ है, तो जो सौर परियोजनाओं हैं उनके
वित्त पोषण के लिए, जो सौर परियोजना है उनके वित्त पोषण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? परियोजना के वित्त पोषण के लिए ये टाटा पावर और एसबीआई के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, और हाल ही में जो टाटा एयरलाइंस है जिसकी स्थापना 1932 के अंदर की गई थी और जिसकी किस नाम से? टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1946 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम एयर इंडिया एयरलाइंस कर दिया गया था 1946 के अंदर, और किसी दूसरी कंपनी को इसको इंडिया जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन इस टाटा एयरलाइंस को कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में दोबारा से इसका जो अधिग्रहण है वो 2022 में किसको दे दिया गया है? तो जो टाटा ग्रुप है उसको ही ये 2022 में जो टाटा एयरलाइन है उसका इसका टाटा ग्रुप को इसका अधिग्रहण दे दिया गया है। और जो सौर परियोजना है इससे संबंधित सबसे बड़ी परियोजना, जो सबसे बड़ी योजना है वो कौन सी है? तो कुसुम योजना है, इसकी सबसे बड़ी योजना है। और ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो राजस्थान के अंदर कुसुम योजना स्टार्ट की गई है। और ये सौर ऊर्जा में सबसे टॉप किसने किया था? तो राजस्थान ने इसमें टॉप किया था। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा मंदिर है? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर, जिसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, नरसिंह देव ने इसका निर्माण किया था, ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है। तो वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और जो आईपीएल है उसका 2022 और 23 का जो स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप है, वो किसको दी गई है? टाटा ग्रुप को दी गई है। और टाटा जो ग्रुप है इसके हेड कौन है? तो रतन टाटा जी इसके हेड हैं। और रतन टाटा को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो जो असम वैभव सम्मान है ये किसको दिया गया? हाल ही में रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गांधी मंदिरम स्मृति वनम, गांधी मंदिरम स्मृति वनम, इसका निर्माण किया गया है। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि जो भी महात्मा गांधी और जो भी शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्तियां इनके अंदर स्थापित की गई हैं, गांधी मंदिरम स्मृति वनम। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो निर्माण किया गया है ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, गांधी मंदिरम स्मृति वनम, इसका निर्माण श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। और इसके अंदर महात्मा गांधी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी की मूर्तियां इसमें स्थापित की गई है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो जो भाषा के आधार पर 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ठीक है, और 1956 के अंदर कौन सा आता है? तो 1956 में आता है फजल अली आयोग, जिसका संबंध किससे था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जिसका संबंध था। और 1956 में ये आता है और 1956 में अपनी रिपोर्ट देता है। और जिसके तहत कितने जिले बनते हैं? तो 14 जिले और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस कमीशन की सिफारिश पर पहली बार बनाए जाते हैं। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो कौन है? जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन। और बात आती है कि यहाँ के गवर्नर की विश्वभूषण हरिचंद्रन की, तो कलिंग रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं उनको ये कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। और जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो योजना है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। और जो हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आई थी उसके अंदर ये कौन से नंबर की थी? तो 17वें नंबर की थी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। और 1987 से ये स्टार्ट होती है और कहाँ से आती है? तो देहरादून से ये पेश की जाती है, जारी की जाती है। देहरादून से ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। और सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी ये किसके कौन से राज्य में थी? वन क्षेत्र में जो वृद्धि थी ये आंध्र प्रदेश के अंदर नोट की गई थी। और जो सबसे ज्यादा % वन क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो
मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा वन परसेंटेज के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। और अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है एमपी के अंदर, और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है हरियाणा में, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अगर आए तो सबसे कम है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और सबसे कम वन क्षेत्र परसेंट में भी, और सबसे कम वैसे भी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, तो आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और सबसे ज्यादा परसेंटेज के अंदर वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो मिजोरम के अंदर है सबसे ज्यादा परसेंटेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो डिजिटल देश ई पोर्टल है, ये जारी किया गया है हाल ही में, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, डिजिटल देश ई पोर्टल। ये 2022 का जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, डिजिटल देश ई पोर्टल। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि जो अमेरिका है उसने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया है। अमेरिका ने कतर, जिसकी राजधानी क्या है, दोहा इसकी राजधानी है। और यहाँ पर 2022 का वुमेन फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा दोहा कतर के अंदर। और अभी हाल ही में यूएसए ने कतर को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारत और यूएई है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि समर्थन, जो स्टार्टअप है उसको समर्थन देने के लिए इन्होंने $150 मिलियन का फंड बनाया है। $150 मिलियन का इन्होंने क्या बनाया है, एक फंड बनाया है। इन दोनों देशों ने मिलकर, भारत ने यूएई के साथ मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है। और ये किस लिए बनाया है कि ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए इन्होंने $150 मिलियन का फंड तैयार किया है भारत ने यूएई के साथ मिलकर। अब बात आती है यूएई की, तो यूएई की करेंसी क्या है, दिरहम यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है दिरहम। और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है यूएई की। अगर बात करें यूएई की, तो जो आईपीएल का जो 14वां संस्करण 2020 के अंदर, आईपीएल का जो 2021 के अंदर जो 14वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, यूएई के अंदर किया गया। और जो T20 है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर किया गया, तो ये भी यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। और T20 को जीता किसने था, तो इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हराकर जीता था, तो न्यूजीलैंड इसके अंदर उप विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर विजेता रहा। आईपीएल के अंदर विजेता कौन रहा, चेन्नई सुपर किंग्स इसके अंदर विजेता रहा। और हाल ही में जो फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, तो फर्स्ट जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है वो कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। जो स्टार्टअप है इसकी बात करते हैं, तो जो स्टार्टअप डे है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 16 जनवरी 2021 से इसकी स्थापना की गई थी। 16 जनवरी 2022 से इसकी स्थापना, इसकी घोषणा की गई है कि हर साल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अब की बार 2022 में ये पहली बार स्टार्टअप डे मनाया गया है, ठीक है। और अगर बात आती है कि जो स्टार्टअप वीक है वो कब से कब तक मनाया गया है, तो स्टार्टअप वीक मनाया गया है 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप वीक का आयोजन किया गया है। और अगर स्टार्टअप स्कीम है, तो स्टार्टअप स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, तो स्टार्टअप स्कीम 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये स्टार्टअप जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। जो बड़ा स्टार्टअप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बड़े स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से नंबर पर है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है यूएसए, और सेकंड नंबर पर है चाइना, और थर्ड नंबर पर कौन है, तो हमारा इंडिया इसमें कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है यूनिकॉर्न। और जो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। 7600 करोड़ की हिस्सेदारी इसकी बाजार के अंदर हो गई है, जिसके साथ ही वो फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, चेन्नई सुपर किंग्स। और अब की बार आईपीएल में जो 2022 और 23 का जो आईपीएल होगा, इसमें टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो इसमें टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें लखनऊ और अहमदाबाद इसमें 2 नई टीमें होंगी। और लखनऊ का जो ऑफिशियल नेम है उसकी घोषणा कर दी
गई है, लखनऊ सुपर जायंट्स इसका ऑफिशियल नेम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो यूएई है, यूएई के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कंपनी होती हैं, मोस्टली कंपनीज के जो, जैसे कि आईसीसी का देख लीजिए आप, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई के अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वे अपना हेडक्वार्टर यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर सेट करती हैं। ये क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कॉरपोरेट जो टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स कंपनियों पर जो टैक्स लगाया जाता है, कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स आज तक नहीं लगाया जाता था, मतलब कंपनियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। अगर कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो सभी कंपनियां सोचेंगी जो उनका हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा? यूएई के अंदर स्थापित करने की सोचेंगी। ठीक है, और जो अब क्या कर दिया गया है इन्होंने कि 2022-23 में ये 2023 में ये कॉर्पोरेट टैक्स लागू कर देंगे। 2023 में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा कर दी है। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा ये कितने % होगा? 9% कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। और जो ये यूएई है ये अब तक की क्या था? ये टैक्स हेवन कंपनी था, टैक्स हेवन कंपनी है। जो भी कंपनी मतलब कंट्री था, टैक्स हेवन कंपनी, जो भी देश किसी भी कॉर्पोरेट टैक्स किसी भी कंपनी पर मतलब टैक्स नहीं लगाता उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं। तो यूएई भी टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर आता था, क्योंकि इसके अंदर ये जो खाड़ी देश होते हैं इनमें तेल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और ये तेल के ऊपर ही इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन अब ये भी है कि भाई अगर कोई भी तेल मान लो समाप्त हो गया तो तेल समाप्त होने के कारण जो इनकी अर्थव्यवस्था वो डगमगा जाएगी। तो अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्नता देने के लिए क्या इन्होंने क्या किया है? ये कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने लागू किया है और 2023 से इसको लागू किया जाएगा। 9% ये कॉर्पोरेट टैक्स अभी लगाएंगे। ठीक है, और जो भारत है इसमें टोटल जो यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न है वो कितने हैं? 44 इसमें टोटल यूनिकॉर्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक जगह है, रामसर जगह है। कहाँ पर है ये? ईरान के अंदर एक रामसर शहर है एक ईरान का। और यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है, रामसर कन्वेंशन, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन इसका नाम है। इसका आयोजन कब होता है? 2 फरवरी 1971 को होता है। और इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या होता है कि जितनी भी वेटलैंड साइट हैं, जितनी भी आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य होता है, मोटो होता है, वो क्या है कि जो आर्द्र भूमि है, जितनी भी भारत में वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना इसका मोटो होता है। लेकिन ये हो तो जाता है, रामसर कन्वेंशन का आयोजन कब किया जाता है? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये लागू कब से होता है? तो जो ये रामसर कन्वेंशन है ये लागू होता है 1975 से ये लागू होता है। और उसके बाद सबसे पहले 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाना कब से स्टार्ट होता है? तो 1997 से ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और देखिएगा कि जो वेटलैंड डे ये थीम है 2022 की, जो थीम है वेटलैंड डे की, ये क्या की दी गई है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स, वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल्स एंड नेचर, ये 2022 की थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की। 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है और इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल्स एंड नेचर, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो ईरान है, ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान की जो नई मुद्रा है उसका नाम क्या है? टोमान, उसका नई मुद्रा का नाम है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो तेहरान यहाँ की कैपिटल है। इतनी बात याद
रखिएगा। और जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, इसका ये क्या है कि जो ये चाबहार बंदरगाह है इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है और ईरान में इसका निर्माण किया गया है भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह का। ठीक है, और जो यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में 2 नई रामसर साइट ऐड की गई हैं। 2 नई, अब तक जो रामसर साइट थी, टोटल रामसर साइट कितनी थी? तो 47 रामसर साइट भारत के अंदर थी, लेकिन अब 2 हाल ही में ऐड कर दी गई हैं। 2 हाल ही में नवीनतम कौन सी ऐड की गई है? तो जो खिजादिया और बखीरा, खिजादिया ये कहाँ पर है? तो ये है यूपी के अंदर। खिजादिया है गुजरात में, और जो बखीरा है ये कहाँ पर है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यूपी के अंदर है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ये 2 हाल ही में नवीनतम रामसर साइट ऐड की गई है। और उससे पहले जो 47 जो रामसर साइट ऐड की गई थी वो कौन सी थी? तो हैदरपुर, जो हैदरपुर है ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। और ये 47 रामसर साइट ऐड की गई थी 2021 के अंदर। 2021 में जो ऐड की गई थी वो कौन कौन सी थी? तो देख लीजिएगा, जो भिंडावास है, भिंडावास और सुल्तानपुर ये कहाँ पर हैं? तो ये हरियाणा के अंदर हैं। 2 रामसर साइट ये 2021 में ऐड की गई थी। और जो थोल है, वधावन है, थोल, वधावन और खिजादिया, थोल, वधावन ये कहाँ पर हैं? तो ये गुजरात के अंदर हैं, थोल और वधावन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि कौन कौन जो यूनेस्को की अमूर्त साइट कितनी है? यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कितनी है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वो 14 है। और इसमें नवीनतम कौन सी ऐड की गई है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर? तो जो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की, वो नवीनतम अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ऐड की गई है। ठीक है, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टोटल हेरिटेज साइट कितनी है भारत में? हेरिटेज साइट कितनी है? तो 40 हेरिटेज साइट है। 40 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड की गई है वो कौन सी है? तो धोलावीरा गुजरात 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 39वां कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना के अंदर है, जिसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, वो 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। तो अब टोटल कितनी हो गई है भारत में? टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 49 भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं। और 2021 में ये ऐड की गई थी थोल, वधावन और हैदरपुर, भिंडावास, सुल्तानपुर, ये जो हैं ये 2021 में ऐड की गई थी। और 2022 में अब हाल ही में 2 ऐड की गई हैं, खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ये अभी हाल ही में ऐड की गई हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। किसके आंकड़े जारी किए गए हैं? तो बेरोजगारी के आंकड़े इनके द्वारा जारी किए गए हैं। और बेरोजगारी में टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? तो लगातार दूसरी बार टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? राजस्थान के द्वारा इसमें टॉप पोजीशन हासिल की गई है। और सेकंड पोजीशन पर कौन रहा है? तो सेकंड पोजीशन पर है बिहार। और इसमें थर्ड पोजीशन पर कौन है? यूपी। और फोर्थ पोजीशन पर कौन है? हमारा प्यारा हरियाणा इसमें फोर्थ पोजीशन पर बरकरार है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है इसके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। किसके आंकड़े? बेरोजगारी के। इसमें टॉप किसने किया है? राजस्थान के द्वारा इसमें टॉप किया गया है। लगातार दूसरी बार राजस्थान इसमें टॉप है। और सेकंड नंबर पर कौन है? तो बिहार। थर्ड नंबर पर कौन है? यूपी। और फोर्थ नंबर पर कौन है? हरियाणा इसके अंदर फोर्थ नंबर पर है। अब देखिएगा कि जो भगवती समिति है इसका संबंध किससे है? तो भगवती समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से संबंधित है भगवती समिति। उसके बाद आती है कि जो तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति है,
तेंदुलकर समिति और जो तेंदुलकर एंड रंगराजन जो समिति है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है गरीबी से, इनका संबंध है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। और चलैया जो समिति है, इसका संबंध किससे है? तो चल कर ये किससे समिति? कर सुधार से। किसका संबंध है? चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, हाल ही में उसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये इसके जो महानिदेशक है वे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन किए गए हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी इसके हाल ही में निदेशक नियुक्त किए गए हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंस्टीट्यूट के। अब बात करते हैं कि जो ये इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? तो MEIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये काम करता है। ठीक है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके क्या हैं? मंत्री हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंस्टीट्यूट है, इसका काम क्या है कि जो शिक्षण और प्रशिक्षण और जो नवीन तकनीक है उस पर बल देना इसका काम रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो CRPF है उसके महानिदेशक किसको बनाया गया था? तो कुलदीप सिंह को CRPF का महानिदेशक बनाया गया था। 1939 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका एक्ट कब आता है? तो 1949 के अंदर इसका अधिनियम आता है। CISF के जो हेड हैं वो कौन है? शिलवर्धन सिंह इसके हेड हैं। और BSF के हेड कौन है? तो BSF के हेड हैं पंकज कुमार सिंह इसके हेड हैं। और इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन सर्द हवा है वो BSF के द्वारा चलाया गया था। असम राइफल्स के हेड कौन है? तो असम राइफल्स के हेड हैं प्रदीप चंद्र नैयर, असम राइफल्स के हेड हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय के अंदर। और पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको कहा जाता है? असम राइफल्स को कहा जाता है। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है। आर्थिक सर्वेक्षण, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये कब पेश किया जाता है? तो बजट से एक दिन पहले क्या पेश किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया जाता है। और हाल ही में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया है। और इसको तैयार कौन करता है? तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वे कौन है? अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कि जो ये विश्व के अंदर भारत में वो जो वन क्षेत्र है, विश्व के अंदर भारत में वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में वन क्षेत्र है 2%। भारत में वन क्षेत्र है। लेकिन भारत जो है वृद्धि के मामले में, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की पोजीशन कौन सी है? तो 3rd नंबर पर है भारत वृद्धि के मामले में। ओवरऑल अगर देखें वन क्षेत्र के अंदर तो जो भारत है वो कौन सी पोजीशन पर है? 10th पोजीशन पर है भारत। और अगर फर्स्ट पोजीशन पर देखें तो फर्स्ट पर कौन है? तो रशिया इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है। और सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो सेकंड पोजीशन पर है ब्राजील, इसमें सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है। वन क्षेत्र में वृद्धि में देखें तो 3rd पोजीशन पर है भारत। और अगर 10th नंबर वैसे देखें वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें किसमें ज्यादा वन क्षेत्र है? तो रशिया के अंदर सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पर है ब्राजील और 10th नंबर पर है हमारा देश भारत। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 आई थी वो मैंने आपको बता दी थी। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वन है। और पिछले अगर 10 वर्षों में देखें 2010 के बाद अगर देखें तो जो वृद्धि वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो टोटल कितनी वृद्धि हुई है? तो
66,000 की वृद्धि टोटल हुई है किसके अंदर, वन क्षेत्र के अंदर पिछले 10 वर्षों में 2,66,000 की वृद्धि वन क्षेत्र में देखी गई है। 2,66,000 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि जो गेल है, गेल ने क्या किया है कि नेचुरल गैस और हाइड्रोजन को मिलाकर एक परियोजना स्टार्ट की है। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा नेचुरल गैस में इन हाइड्रोजन को मिलाकर, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिलाया गया है। हाइड्रोजन क्या है, ये एक स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन, और इसकी खोज किसके, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सी पोजीशन पर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, हाइड्रोजन, नंबर 1 पर कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्का पदार्थ भी कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। उसके बाद नेचुरल गैस और हाइड्रोजन को मिलाकर एक परियोजना स्टार्ट की गई है। ये परियोजना स्टार्ट किसके द्वारा की गई है, तो गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये परियोजना स्टार्ट की गई है। और भारत की अपनी तरह की ये पहली योजना है, भारत की अपनी तरह की ये पहली योजना है। और इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो इसको स्टार्ट किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, इसको स्टार्ट किया गया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, तो 26 यहाँ पर लोकसभा की, 29 यहाँ पर लोकसभा की सीट है, और 11 यहाँ पर क्या है, राज्यसभा की सीट है। और देखिएगा कि जो ये नेचुरल गैस और हाइड्रोजन है, इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ पर की जाएगी, तो इसकी सप्लाई की जाएगी जो अवंतिका गैस लिमिटेड है उसके अंदर इसकी सप्लाई की जाएगी। जो अवंतिका गैस लिमिटेड है इसके अंदर इसकी सप्लाई की जाएगी। और ये जो अवंतिका गैस लिमिटेड है ये किसका मिक्सअप है, तो जो गेल और एचपीसीएल है, जो एचपीसीएल है और गेल है उसका मिक्सअप कौन सा है, तो इसका मिक्सअप है अवंतिका गैस लिमिटेड। और इसके अंदर किसकी सप्लाई की जाएगी, तो नेचुरल गैस और हाइड्रोजन की जो एक परियोजना स्टार्ट की गई है गेल के द्वारा, उसकी सप्लाई इसमें की जाएगी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य होगा, ये नेचुरल गैस और हाइड्रोजन की जो परियोजना स्टार्ट की है, इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि जो कार्बन की मात्रा है उसको कम करना, कार्बन की मात्रा को कम करना इसका उद्देश्य होगा। क्योंकि जो COP26 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। और वहां पर हमने क्या, हमारा उद्देश्य था, वहां पर हमने लक्ष्य रखा था कि जो 2070 है, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बना देंगे भारत को। 2070 तक जो भारत का कार्बन न्यूट्रल का जो लक्ष्य है वो हमने कहाँ पर रखा था, COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हमने ये लक्ष्य रखा था। और उसको पूरा करने के लिए ही हमने ये इसका निर्माण किया है। ठीक है, ये परियोजना स्टार्ट की है। बात आती COP26 की, तो जो COP27 है ये 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र के अंदर, इसका आयोजन किया जाएगा COP27 का 2022 के अंदर। अब देखते हैं कि जो भारत का पहला LNG प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो जो भारत का लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर भारत का पहला LNG प्लांट स्थापित किया गया। और जो हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया, मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये किया गया लद्दाख के अंदर, इसको स्टार्ट किया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि जो हाइड्रोजन बस है, हाइड्रोजन बस का संचालन किया गया, हाइड्रोजन बसेज चलाएगी हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत। और कहाँ पर स्टार्ट किया गया, लद्दाख के अंदर ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो इंदौर जो है ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है, इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पर है, भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला फूड म्यूजियम स्थापित किया गया है। डुगोंग क्या है, एक समुद्री गाय है, डुगोंग संरक्षण केंद्र या डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ पर, कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एक समुद्री गाय है, इसका संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु के अंदर ये स्थापित किया गया है। और अगर आ जाइए कि जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है,
डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र किया गया पटना बिहार के अंदर, ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। और जो भारत का पहला श्रम संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? श्रम संग्रहालय तो केरल के अंदर किया गया, भारत का पहला श्रम संग्रहालय स्थापित किया गया। जो चंदन संग्रहालय है ये कहाँ पर है? चंदन संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर है भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ठीक है। और जो रेत टीला पार्क है, रेत टीला पार्क है ये इसका संबंध कहाँ से है? रेत टीला पार्क ये कहाँ स्थापित है? तो गोवा के अंदर स्थापित किया गया पहला रेत टीला पार्क, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और जो ये श्रम संग्रहालय है ये केरल के अंदर कहाँ पर स्थापित किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यूजफुल लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।